नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल द येलो सर्कल। दोस्तों, राजस्थान का स्थापत्य ये जो टॉपिक है, हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक हमने उठाया है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 RBSE द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। इसके द्वारा जो है इसका अध्याय है 6, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। यहाँ से हमने ये टॉपिक उठाया है और इसको हम बड़े ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही एक अध्ययन के तौर पर हम इसको पढ़ेंगे और जो है बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। वैसे इससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये पुस्तक राजस्थान में जितनी भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होती हैं उन सब में ये पुस्तक जो है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 RBSE बोर्ड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये लगभग राजस्थान जो संस्कृति और इतिहास का GK है उसको काफ़ी अच्छे से कवर करवाती है। इसके अलावा हम किसी रेफरेंस बुक को और साथ में पढ़ लें तो ये काफ़ी हो जाता है। तो इसका जो है मूलभूत अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब अध्ययन की इसी कड़ी में हम ये शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है कि मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है। अब यहाँ एक ये शब्द आए हैं, वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर। तो जो इतिहास है वो किसी भी देश और समाज, इन दोनों की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करता है। कैसे? जैसे हड़प्पा सभ्यता हुआ था सबसे पहले, उसमें हमारे यहाँ राजस्थान में पाया जाता है कालीबंगा का स्थान, या फिर एक स्थान है सौंधी। अब ये सौंधी या सौंथी का स्थान और कालीबंगा का जो स्थान है दोस्तों, यहाँ पे हमें स्थापत्य देखने को मिलता है हड़प्पा कालीन। उस स्थापत्य में क्या है, जैसे यहाँ पे बता देते हैं कि भाई एक ऊंचा जगह है वहाँ पे किला है और एक नीची जगह है वहाँ पे नगर में घर बने हुए हैं। तो और इससे प्रतीत होता है कि भाई उस समय भी जो है कुछ मुख्य लोग इस किले में रहते होंगे और जो है आमजन नगर में रहते होंगे। दूसरा स्थापत्य मिलता है कि भाई यहाँ पे सड़कें थी चौड़ी चौड़ी, ऐसे समकोण पड़ काटते हुए सड़कें हैं, कुएं बने हुए हैं घरों में निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है कि भाई उस समय की हमारी जो कालीबंगा या हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कितनी विकसित थी, कितनी सुव्यवस्थित सभ्यताएं थी। तो ये हमें जो है ये उस समय के हमारा देश और हमारा समाज की जो सांस्कृतिक तस्वीर है वो पेश करता है स्थापत्य। तो अब क्लियर हुआ कि इस लाइन का मतलब, तो प्राक व आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। जैसा कि अभी बताया कि भाई प्राक संस्कृति यानी कि यही हड़प्पा संस्कृति या फिर कोई हमारी प्राचीन जैसे मौर्यकालीन संस्कृति, तो उसकी ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। निश्चित रूप से भाई हम जब भी हड़प्पा या कालीबंगा या ये पुरानी सभ्यता पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्थापत्य ही तो पढ़ते हैं कि भाई उस समय कैसे महल थे या कुछ घर कैसे बनाए जाते थे, ईंटें प्रयोग होती थी कि नहीं, पत्थर प्रयोग होते थे या नहीं, या ईंटें कैसी होती थी, पकी हुई, आग में पकी हुई या धूप में पकी हुई। तो ये पूरी तरह से जो प्राचीन जो भी पूरा इतिहास है वो एक तरह से स्थापत्य की ही कहानी है।
तो इतिहास में स्थापत्य का अपना एक विशेष महत्व है। किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडहरों के अध्ययन के नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। अब यहाँ पे एक लाइन आई है कि राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। अब भाई साहब इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपको RS मेंस में, और एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है, हमें जो है आप उदाहरण सहित समझाएं। अब आप कैसे समझाओगे भाई राजस्थान में क्या विशेष भौगोलिक स्थितियाँ हैं, इस पर दिमाग घुमाओगे पहले तो कि जैसे पश्चिम में रेगिस्तान है, मध्य में अरावली है, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक। आप अगर पूर्व में आओगे तो मैदानी क्षेत्र है, और दक्षिण की तरफ जाओगे तो पठारी भाग हैं, कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ जलीय भाग हैं, जैसे नदियों का ज़्यादा वहाँ पे भूभाग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो विशेष भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं राजस्थान की, इनका स्थापत्य पे भी प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ा कि भाई रेगिस्तान में कोई महल बनाना है या कोई भी किला बनाया है, दुर्ग बनाया है, तो जो भी दुर्ग बनेंगे रेगिस्तान में वो सब धानबंद दुर्ग बनेंगे, यानी कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान हो, मतलब रेत ही रेत है, रेत के समंदर है और कुछ नहीं है, वो ये हो गया धानबंद दुर्ग। अब साथ ही साथ में जैसे रेगिस्तान में मिलते हैं पीले पत्थर, येलो पत्थर वहाँ पे मिलते हैं रेगिस्तान में। अब भैया क्योंकि रेगिस्तान का कलर भी येलो ही है, तो जैसी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही वहाँ पे प्रकृति अपने कलर बिखेरती है। तो जैसलमेर का किला है वो पूरा येलो पत्थर से बना हुआ है, तो हो गया ना वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का वहाँ के स्थापत्य पर प्रभाव हो गया। आप कहोगे कि भाई अरावली की तरफ आओगे तो आपको मिलेंगे गिरिदुर्ग, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, उन पर बने हुए गिरिदुर्ग, या फिर आपको मिलेंगे एरण दुर्ग। एरण दुर्ग होते हैं जो कि कांटेदार या फिर मतलब दुर्गम, जहाँ तक पहुँचना बहुत दुर्गम रास्ते हों। गिरिदुर्ग मिलेंगे आपको अरावली के क्षेत्र में। ऐसे ही आप आओगे हाड़ौती की तरफ आओगे तो आपको जलदुर्ग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक एक दो दो तीन तीन नदियाँ बह रही हैं, उनके बीच में दुर्ग बनाए। तो अब नदियों से कैसे आक्रमण करेगा दुश्मन, तो बड़ी सोच समझ के दुर्ग बनाए। तो पूरी तरह से आप ये सोच सकते हो भाई जो भौगोलिक परिस्थिति है वो स्थापत्य को निश्चित रूप से प्रभावित करती है, और आप ये सब उदाहरण दोगे, धानवन, गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, और भी महल मंदिरों के उदाहरण दोगे। भाई मंदिरें कहाँ कहाँ कैसी बनी हुई, जैसे आपके मेवाड़ क्षेत्र में जो भी मंदिरें बनी हुई हैं वो जैन स्थापत्य के जो मंदिरें हैं, या फिर बहुत से हिंदू स्थापत्य में भी है, तो वो सब मतलब अरावली क्षेत्र में है तो वो संगमरमर, या जैसे जैन मंदिर हैं तो वो सफ़ेद संगमरमर या मकराना संगमरमर, या फिर मतलब जो अरावली में संगमरमर मिलता है उससे बने हुए हैं। तो मतलब हो गया है वहाँ का स्थापत्य प्रभावित, भाई वहाँ पे जो खनिज मिल रहा है उससे वो मंदिर बन रहा है। तो इस तरह से आप ये उदाहरणों से समझा सकते हो। अब यहाँ पे नगर महल पर कोटे किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का भी पूरा ध्यान रखा गया है। राजस्थान में भैया उपयोगिता तो देखी गई है कि किले के अंदर जलाशय है, क्योंकि कभी कोई
दुश्मन ने अगर आपको अटैक कर दिया तो आपके पास पीने के लिए पानी तो होना चाहिए। आप किले के अंदर बंद हो 2 महीने 3 महीने से, या फिर दूसरा मजबूती देखी जाती थी कि भाई कभी भी कोई अटैक हो सकता है। राजपूत काल से पहले, मतलब राजपूत काल में जब मुग़लों के अटैक हो रहे थे या मुग़लों से पहले जो भी तुर्कियों के, अफ़गानियों के अटैक हो रहे थे, तो पूरा असुरक्षित माहौल था। मजबूती का बहुत ध्यान रखना पड़ता था उस सब में। अगर आप नगर विन्यास एवं भवन शिल्प की हम यहाँ बात करते हैं, अब देखो शुरू करते हैं भाई एकदम प्राचीन से। तो प्राचीन तो हम पहुँच जाते हैं सीधा कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता में। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौंथी में खुदाई में ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई नदियाँ सदियों पूर्व सरस्वती एवं दृशदती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। भाई साहब, 2 चीज़ इससे निकल के आती हैं। पहली तो ये आप देखो कि कालीबंगा और सौंथी ये दोनों हनुमानगढ़ में हैं और ये ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व के नगर हैं। अब आप इनको ऋग्वैदिक काल के मत कर देना, ये ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व के उच्च स्तरीय भवन निर्माण और नगर योजना वाले नगर हैं। और ये पूर्व के मतलब हड़प्पा सभ्यता के, वो तो सबको पता ही है। अब ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यहाँ का जो स्थापत्य कितना उच्च स्तरीय था। जो बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि भाई सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं, वेदियाँ, ये सभी चीज़ें स्थापत्य को दिखाती हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, गिलूण आदि संस्कृति के केंद्र रहे। अब बात आ जाती है, हम आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम राजस्थान की तरफ। उदयपुर में आप देखोगे आहड़ और गिलूण स्थल है। ये आहड़ सभ्यता के स्थल हैं दोनों। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते। अब भाई मकानों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, बरामदे हैं, खुले चौक आवास है, यानी कि ऐसे आवास बनाए जाते थे। जैसे ये एक आवास है, इसमें यहाँ कमरे बना दिए और ये खुला हुआ चौक है बीच में। तो एक तरह से जो समृद्ध लोग होते हैं वही इतने बड़े मकान और इस तरह से व्यवस्थित मकान बना पाते हैं जिनमें खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी अच्छे से बनाए, बरामदे भी बनाए, खुले चौक भी बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई समृद्ध संस्कृति ही होगी। तो संस्कृति की समृद्ध अवस्था के बारे में ये चीज़ें जो है प्रकाश डालती है। कहने का मतलब लेखक का ये अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। भैया दूसरा फैक्ट यहाँ से ही निकल के आया कि आहड़ जो संस्कृति थी वो कृषि प्रधान थी और व्यवसाय प्रधान थी। अभी आपने देखा कि कालीबंगा और सौंथी की जो संस्कृति वो उच्च स्तरीय नगर योजना वाली संस्कृति थी, यानी कि नगरीय संस्कृति थी। और यहाँ आहड़ की सभ्यता है वो कृषि और व्यवसाय प्रधान सभ्यता है। यहाँ पे अनाज पीसने के पत्थर मिलते हैं आपको, तांबे की चद्दरें मिली हैं। अब तांबे की चद्दरें यानी कि तांबे का यहाँ पे कारखाने हैं, फैक्ट्री, कुछ भट्टियाँ हैं जहाँ पे तांबे को पिघलाकर चद्दरें बनाई जाती है, यानी कि व्यवसाय भी चल रहा है यहाँ पे। और अनाज पीसने के पत्थर हैं, यानी कि यहाँ पे कृषि भी अच्छी खासी हो रही है। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है। अब हम आगे पौराणिक सभ्यता में, जिनमें पुष्कर, धान, मरुधन, जांगल, मत्स्य, साल्व और मरुकांतर आदि प्रमुख हैं। तो ये स्थल जो है पौराणिक स्थलों से जुड़े हुए हैं, जैसे जांगल बीकानेर
का प्रदेश, मत्स्य, अलवर, भरतपुर, साल्व, अलवर और के आसपास का मरुकांतर, पुष्कर। तो ये जो स्थल हैं ये पौराणिक स्थल से जुड़े हुए हैं। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई पुष्कर तो आपने सुना होगा ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है, तो हो गया पौराणिक स्थल। दूसरा मत्स्य, साल्व, ये जो नाम आपने महाभारत के टाइम पे, महाभारत जो होती है उसमें सुने होंगे। तो महाभारत पौराणिक समय की जो है विषय वस्तु है। तो महाभारत के टाइम पर जब चीज़ें सुनी आपने कि साल्व है, मत्स्य है, जांगल प्रदेश है, तो ये सब पौराणिक स्थल हैं। और एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कोई भी 3 स्थल इनमें से देके कोई एक स्थल दूसरा देके कि कौन सा पौराणिक स्थल है या कौन सा पौराणिक स्थल नहीं है। महाभारत काल में विराट नगर, बैराठ, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है। भाई विराट नगर में तो अर्जुन ने अपने जो है वो बिताए थे। यहाँ पे मतलब विराट नगर में पांडवों में जैसे अर्जुन था, उसने अपने अज्ञातवास के कुछ वर्ष बिताए थे। तो इस तरह से ये नगर पौराणिक काल या महाभारत काल से जुड़े हुए, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। अब आ जाते हैं मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल तक। तो भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय परिसर में ही नहीं पलती थी, वरन आम जन के मध्य भी प्रचलित थी। यहाँ ध्यान दो आप भैया, मौर्य काल से और उत्तर गुप्त काल तक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब गुप्त काल शुरू हुआ है, मतलब गुप्तों का जो साम्राज्य है वो अच्छे से व्यवस्थित ना होकर शुरू ही हुआ है। तब से तब तक, मतलब मौर्य काल से तब तक की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से जो है राजस्थान में इस काल की कला केवल राजकीय परिसर में ही नहीं पलती थी, वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी, यानी कि कला आमजन के मध्य आ गई। जैसे विराट नगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ भग्न अवशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख। आपने सुना होगा गोल मंदिर या इसको बौद्ध विहार भी बोलते हैं, गोल मंदिर बोलते हैं या बौद्ध विहार भी। तो ये विराटनगर में मिला, इसके अवशेष मिले, कुछ ईंटें टूटे हुए से, और एक अशोककालीन जो अशोक का स्तंभ है वो भी मिला है। तो ये मौर्यकालीन जो अवशेष हैं, ये अवशेष बात बताते हैं कि भाई राजकीय परिसर तब केवल नहीं रहा था, बल्कि आमजन भी इसमें स्थापत्य में भाग लेने लगे थे, जो कि ये गोल मंदिर से साबित होता है कि भाई कुछ हो सकता है बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया हो, या जैसे भी, मतलब एक बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है, तो कुछ न कुछ आम लोगों का उसमें योगदान रहा बजाय राजाओं के योगदान के। मौर्य काल में बेडच नदी के किनारे मध्यम का चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, की भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मौर्य काल में एक जैसे चित्तौड़ से निकलती बेडच नदी, और उसके किनारे प्राचीन काल में जिसका नाम था मध्यम का, अब उसको कहते हैं नगरी। तो यहाँ नगरी जो है इसकी भी एक भव्य नगर योजना 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक की जो है स्थापत्य के बारे में हमें बताती है। तो ये स्थल भी आपको याद रखना है भाई, मौर्य काल से जुड़ा हुआ स्थल है मध्यम का या फिर नगरी। अब गुप्त और गुप्तोत्तर काल। अब मौर्य काल के बाद आ गए हम गुप्त काल और गुप्त उत्तरोत्तर काल, यानी गुप्तों के
तुरंत बाद का काल। यहाँ से जुड़े हुए जो स्थल हैं वो हैं मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर। डबोक उदयपुर, मेनाल चित्तौड़गढ़, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। अब यहाँ पे इन वर्ड्स का आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जामिनर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ सकता है कि मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर किस तरह की संस्कृति के केंद्र है, मतलब ग्रामीण संस्कृति है, नगरीय संस्कृति है या कुछ और क्या है। तो ये है नगरीय वैभव। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई देता है। तो यहाँ हमें क्या मिले, बावड़ियाँ मिले, कुंड मिले, मंदिर, सड़कें, नालियाँ। अब नालियाँ हैं तो गांव तो होगा नहीं, सड़कें हैं तो गांव में तो आजकल सड़कें नहीं हैं, पहले तो बात ही कहाँ थी। तो भैया ये निश्चित रूप से नगरीय सभ्यताएं थी। रिहायशी मकान बने हुए हैं और वो भी संतुलित रूप से बने हुए हैं, कि ये नहीं कि बेतरतीब मकान बने हुए हैं, बीच में कोई उनके सड़क नहीं है, कोई ढंग से नालियाँ नहीं हैं, मतलब सब कुछ व्यवस्थित संतुलित रूप से बना हुआ है। यानी कि वैभवपूर्ण नगर थे वो, मतलब ऐसा नहीं कि केवल नगर बस गए, वैभवपूर्ण नगर थे। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आ जाओ आप 7वीं से 13वीं सदी तक। ये काल आ गया राजपूत काल, क्योंकि इस समय राजपूत राज्य जो थे वो राजस्थान में स्थापित होना शुरू हो गए थे। जैसे मेवाड़ में गोहिल जो है उन्होंने सत्ता मौर्यों से छीनना शुरू कर दी थी। इधर जयपुर आमेर की तरफ कछवाओं ने मीणाओं और उनसे सत्ता छीनना शुरू कर दिया, बड़गुजरों से। साथ ही आप अगर इधर जाओगे मारवाड़, तो मारवाड़ में आप देखोगे कि राठौड़ों ने वहाँ पे अपनी स्थापित करना अपने आप को शुरू कर दिया है। तो ये काल जो है स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रतीक मंदिर ये इस काल में आपको बने हुए सर्वाधिक मिलेंगे, बनाए गए। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण था। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई नगर की रक्षा और सुविधा देखी जाती थी स्थापत्य, मतलब नगर बसाने के लिए। कैसे कि भाई एक टाइम था जब तुर्क अफ़गानी हमारे यहाँ अटैक कर रहे थे लगातार, और राजपूत राजाओं के मध्य आपस में भी अटैक होते रहते थे। अब क्या होगा कि कोई भी नगर बसाया जाएगा या फिर कोई भी किला बसाया जाएगा तो बड़ा बख्तरबंद और सुरक्षा का उसमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि भाई सब समय पूरा खराब है, अटैक हो रहे चारों तरफ से। लेकिन जब 16वीं सदी में मुग़ल अच्छे से स्थापित हो गए और मुग़लों की अच्छे से उनकी बादशाहत स्थापित होने के बाद मुग़ल राजपूत संबंध अच्छे से स्थापित हो गए। मुग़ल राजपूत संबंध जो है अच्छे संबंध हो गए उनके बीच में। तो अब जब राजपूत राजाओं ने नगर बसाए या किले बसाए, जो कुछ भी किया, उनमें अब सुरक्षा का उतना ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अब मुग़लों से उनके मधुर और जो है समरस संबंध थे और उन्हें अब सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं थी। तो अब वो उसमें वैभव की चिंता करेंगे, मतलब अब जो किले या महल बनेंगे मुग़ल काल के बाद के, वो
आलीशान बनेंगे, वैभवपूर्ण बनेंगे, उनके अंदर सुख सुविधाएँ होंगी, लेकिन सुरक्षा की उसमें इतना जो है ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो यही बात ये लेखक बताना चाह रहा है कि इस दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडौर, ओसियां, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौड़गढ़, आमेर, अब ये स्थान वो हैं जो 7वीं से 13वीं सदी यानी कि जो पूर्व मध्यकाल के दौरान जब राजपूत राज्य स्थापित होना ही शुरू हुए थे तब के ये स्थान है। ओसियां, मंडौर, चित्तौड़ जैसे स्थानों की राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की। अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो स्थल हैं ये वो स्थल हैं जो मुग़ल राजपूत संबंध स्थापित हो चुके हैं या हो रहे हैं अच्छे से, और शांति की स्थापना हो चुकी है, तब ये जो है स्थापित नगर बसाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार विद्याधर ने जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। जयपुर 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है। महान इसके शिल्पकार थे विद्याधर, और सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़, छोटी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनके बीच में फव्वारे और चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार हैं। शहर से निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। यहाँ पे आप देखो कि भाई जयपुर शहर 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है, और बीच में चौड़ी चौड़ी इन वर्गों के बीच में सड़कें हैं। यहाँ नाम दे दिए भाई ये छोटी चौपड़ है, ये बड़ी चौपड़ है। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव 1727 ईस्वी में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। आगे चलकर तो पूरे राजस्थान में नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि भाई पंडित जगन्नाथ सम्राट तो इसके नींव रखने वाले राजगुरु थे, और शिल्पकार कौन थे? विद्याधर जी। 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर बसा हुआ है। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। भाई रेगिस्तान में आप जो है अपना दुर्ग बना रहे हो, दुर्ग होता है सुरक्षा के लिए, तो आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे कि रेगिस्तान में हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जंगल की निकटता, पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। मतलब अजमेर इतना समृद्ध था उस समय कि उसकी तुलना इंद्रपुरी से की है। पृथ्वीराज विजय काव्य है, श्रीमान जयानक महोदय हैं, उनके द्वारा लिखित ये काव्य है, और इसमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में इन्होंने चौहान वंश और पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया। तो इन्होंने अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से कर दी है, पे इतनी भव्य नगर था अजमेर जो है। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। वैसे ही हाड़ौती तो नदियों का प्रदेश है पूरा, तो वहाँ पे जल की प्रचुरता है। अब जल की प्रचुरता है तो उसके स्थापत्य में भी उसका योगदान है जल का। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। जैसे गढ़ निर्माण किया, परकोटे निर्माण किए जोधपुर और बीकानेर।
बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए हैं कि भाई जौहरियों का ये मोहल्ला है। नगर के भाग का मतलब है कि भाई जौहरी बाज़ार या जौहरी मोहल्ला, सोनिया का मोहल्ला, चमड़ा के काम करने वालों का मोहल्ला, और जो भी जुलाहों का मोहल्ला, इस तरह से अलग अलग भागों में उनको बसाया गया है और समतल भूमि में बसाया गया, क्योंकि वहाँ पे है ही समतल भूमि, रेगिस्तानी एरिया। हाटों और बाज़ारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। भाई आप ये देख सकते हो कि उदयपुर शहर बसाया झील के किनारे। अब वहाँ एक झील है, मान लो ये पिछोला झील है, ये आपकी फतेह सागर है, ये आपकी झील हो गई उदय सागर। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि भाई घाटियों के अनुकूल, यानी कि जो अलग अलग घाटियाँ हैं, पर्वत हैं, उनके बीच में घाटियाँ हैं। अब जो घाटियों के अनुकूल पेशे थे कि भाई इस घाटी में ये चीज़ ज़्यादा मिलती है, मतलब घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार, जैसे यहाँ बसा दिए आपके सोनी, बसा दिए आपके स्वर्णकार, बसा दिए यहाँ आपके जुलाहे, बचा दिए आपके चमड़े का काम करने वाले, बसा दिए। उनके पास में अनुकूलता ये देखी गई कि भाई उनको जल, जिस भी पेशे में या व्यापार में जल की आवश्यकता ज़्यादा है, यानी कि निर्माण करने में, तो उसको उसी तरह से झील के किनारे बसा दिया उनका मोहल्ला। जिनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है उनको उस हिसाब से उसके अनुकूल वहाँ बसा दिया। तो इस तरह से मोहल्लों में लोगों को वहाँ पे बांटा गया और बसाया गया। नगरों के स्थापत्य से गांव का स्थापत्य भिन्न रहा है। पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा और सराड़ा। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों छोटी छोटी टेकरियों पर दो चार झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा के ध्यान में रखकर बसाया जाता है, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांव के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे बीदासर, जैसर, उदासर। तो ये एक तरह से वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है जो वहाँ के स्थापत्य को प्रभावित कर रही है। वहाँ पे उनको नाम को ही प्रभावित कर दिया, नाम भी उन्होंने जलाशय के नाम पे रख दिए अपने गाँव के। तो इस तरह से उन्होंने अपने स्थापत्य का जो है ध्यान किया। अब हम दुर्ग शिल्प को इसकी अगली कड़ी में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।